प्रियंका गांधी ने आज अपने जबलपुर दौरे के दौरान 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। इस चुनावी शंखनाद के साथ प्रियंका गांधी ने नर्मदा नदी के पूजन भी किया और वहां पर उन्होंने चुनावी नैया पार करने का मां नर्मदा से आशीर्वाद भी मांगा। प्रियंका गांधी उसके बाद भंवरताल स्थित रानी दुर्गावती के उस मूर्ति के पास भी पहुंची, जहां पर उन्होंने आदिवासियों को संबोधित करके ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों की हितैषी रही है। न केवल हितैषी रही है बल्कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आदिवासियों के लिए काम भी किया है। उसके बाद प्रियंका गांधी अपने शहीद स्मारक सभा स्थल पर पहुंची, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर एक के बाद एक हमले करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर बताया। चुनावी शंखनाद के साथ प्रियंका गांधी ने साफ संदेश दे दिया है कि यदि मध्य प्रदेश की जनता उन पर भरोसा करती है तो पुरानी पेंशन, तमाम योजनाएं जो दूसरे राज्यों में लागू की है वो मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन हेमचंद के साथ कुमार इंदर। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में आज सियासी पारा गर्म हो गया। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी जबलपुर में पहुंची और नर्मदा आरती करते हुए उन्होंने नर्मदा पूजन की, और तो वहीं दूसरी तरफ जबलपुर संभाग के ही कटनी में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे मुख्यमंत्री, जिन्होंने वहां पर पहुंचकर 108 फीट की अष्टधातु से बनी हुई परशुराम मूर्ति की भूमि पूजन किया और जो हरिहर तीर्थ है यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित की जाएगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि 2018 में जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने वादे किए थे, जो वादे पूरे नहीं हो पाए, तो अब उन्होंने ना जाते हुए अब उन्होंने प्रियंका गांधी उनकी बहन को भेजा है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बारे में जो प्रियंका गांधी का जो दौरा था उस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के दौरान जब वहां पर गंगा में डुबकी लगाई थी, जब गंगा में नहाया था, तब वहां पर कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट के रह गई। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। एमएसपी को लेकर एक बार फिर सरकार और किसान आमने सामने हैं और एक तस्वीर आप देख लीजिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ये पीपली की तस्वीर है, जहां कितनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी मौजूद है, सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था मौजूद है, बैरिकेटिंग देखिए मौजूद है, यहाँ पे कंटीले तार लगाए गए हैं। लेकिन इन तमाम बैरियरों को, कंटीले तारों को चीर कर आगे बढ़ रहे हैं ये किसान यूनियन, और इन लोगों ने ये तय किया है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग सरकार मान नहीं लेती है तब तक वो नेशनल हाईवे को बंद कर देंगे। ये लड़ाई शुरू हुई सूरजमुखी के फसलों की खरीदगी को लेकर के। तकरीबन 6400 रुपया प्रति क्विंटल सूरजमुखी की एमएसपी का निर्धारण 2022-23 में हरियाणा की सरकार ने किया, लेकिन अब सरकार अपने वादे से पलट गई और उसके बाद फिर ये तमाम किसानों ने तय किया कि अपने नेता गुरुराम सिंह चड़ूनी को छुड़ाने के लिए, एमएसपी की मांग को मनवाने के लिए वो नेशनल हाईवे बंद करेंगे। कैमरामैन सुनील किशोर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 कुरुक्षेत्र पीपली। सूत्रों का दावा है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के द्वारा की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को निमंत्रण भेज दिया गया है, हालांकि उधर से जवाब आना अभी बाकी है। जानकारी के मुताबिक सप्ताह भर चलने वाला समारोह जनवरी 2024 में मकर संक्रांति से या उसके एक दिन बाद शुरू होगा। ये तमाम बातें कुछ दिन पहले चर्चा की गई थी और अब ये फैसला हुआ है कि प्रधानमंत्री इसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये लगभग तय हो चुका है, बस अब एक तरीके से औपचारिकता है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से आनी है। आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण को बीजेपी हमेशा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बताती रही है, लेकिन सच ये भी है कि राम मंदिर के निर्माण से राजनीतिक और चुनावी संदेश देने की भी कोशिश ज़रूर है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज G20 के विकास मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक का आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि देश और दुनिया का विकास का जो मुद्दा है वो सामूहिक जिम्मेवारी है, किसी एक व्यक्ति या इंडिविजुअल जिम्मेवारी ये नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने बातचीत करते हुए ये भी कहा और साथ ही लोकसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र काशी की भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रहा है। पीएम ने भारत के डिजिटल क्रांति की भी तारीफ की और कहा कि भारत में डिजिटलीकरण ने
क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है कि G20 में विकास मंत्रियों की जो बैठक हो रही है उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हो रही है, यानी दुनिया से गरीबी कैसे खत्म करना है, साथ ही विकासशील देशों पे जो कर्ज बढ़ रहा है उस मुद्दे पे भी लगातार चर्चा चल रही है, और असमानता जो आ रहा है, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई आ रही है, उन सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहा है और G20 इसके लिए प्रतिबद्धता जताता है। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार की राजधानी पटना में आगामी 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है और अब इस बैठक की रूपरेखा भी सामने आने लगी है। दो नए विपक्ष के नेताओं का नाम इसमें शामिल किया गया है। पहला नाम है मुफ्ती महबूबा और दूसरा नाम है फारूक अब्दुल्ला का, जो इस बैठक में शामिल होंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान किया है कि आगामी 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में कुल 18 विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले 12 जून को ही विपक्षी एकता की बैठक होने वाली थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेताओं का कंफर्मेशन नहीं मिला था, जिसके कारण अब 23 जून को यह बैठक होने वाली है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि 23 जून को विपक्षी एकता के तमाम जो नेता हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कल्याण और थाने लोकसभा सीट पर दावा ठोकने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सीएम शिंदे से अपने 5 मंत्रियों को मौजूदा कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाने को कहा है। बताया जा रहा है कि इन मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और इनके बारे में जो फीडबैक रिपोर्ट है वो भी अच्छी नहीं है। ये सभी के सभी 5 मंत्री शिंदे गुट से हैं, जिन्होंने बगावत के वक्त उनका साथ दिया था। अब बीजेपी ने थाने लोकसभा सीट को लेकर भी दावा जो है वो ठोका है। थाने जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है और वहां से मौजूदा समय में उद्धव गुट के राजन विचारे सांसद हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक नया मामला सामने आया है। नई मुंबई के वाशी पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस शख्स का नाम मोहम्मद हुसैन मोहम्मद अली है। आरोप है कि मोहम्मद हुसैन मोहम्मद अली ने अपने व्हाट्सएप में औरंगजेब की डीपी लगाई थी और इसी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मोहम्मद हुसैन को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। दरअसल अमरजीत सुर्वे नाम के व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। अमरजीत को वो स्क्रीनशॉट उनके एक दोस्त ने भेजा था। स्क्रीनशॉट पर मोबाइल नंबर भी था जिस पर अमरजीत ने कॉल किया और मोहम्मद अली से पूछा कि औरंगजेब का डीपी क्यों रखा है, जबकि औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में माहौल ठीक नहीं चल रहा है और साथ ही डीपी को हटाने के लिए भी गुजारिश की गई थी। मोहम्मद अली ने कहा कि वो डीपी हटा देगा, लेकिन जब कुछ देर बाद उसने डीपी नहीं हटाई तो इसकी शिकायत की गई। मोहम्मद अली को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो स्थानिक लोग ने वहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। औरंगजेब और टिप्पू सुल्तान को लेकर वैसे ही महाराष्ट्र के कई शहरों में तनाव फैला हुआ है। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24, मुंबई। 64 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आमरण अनशन तक इन लोगों ने किया था अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। जब इनकी मांगें पूरी होती नहीं दिखी तो आज राज्य सचिवालय का घेराव करने के लिए निकले और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। उसके बाद जबरदस्ती आगे बढ़ने लगे तो इस तरह से पुलिस और मंत्रालय कर्मचारियों के बीच में धक्का मुक्की का दौर शुरू हो गया और काफी मशक्कत पुलिस को इन लोगों को संभालने के लिए करना पड़ा है। दरअसल ये लोग अपने ग्रेड को सुधार करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही यह कह रहे हैं कि जब दूसरे बाबुओं की तरह आरपीएससी से इनका सिलेक्शन होता तो उनकी तुलना जैसा ग्रेड पे क्यों नहीं मिलता, और इसी को लेकर ये लोग आंदोलन करते हुए सचिवालय का घेराव करने आगे बढ़ रहे थे और उसी दौरान यह पूरा नजारा भी सामने आया। हालांकि पुलिस ने इन्हें सचिवालय का घेराव करने से तो रोक दिया, लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि यदि 3 दिन के भीतर इनकी मांगे नहीं मान ली जाती तो ये नई दिल्ली जाकर कांग्रेस हेडक्वार्टर और कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर और दफ्तर के सामने जाकर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल तो ये देखना होगा कि सरकार तक इनकी मांगे किस तरह पहुंचती है, क्योंकि आज आंदोलन का 65वां दिन है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। गुजरात पर मंडरा रहा चक्रवात बिपरजॉय का खतरा और ज्यादा बढ़ा। प्रधानमंत्री ने ली रिव्यू मीटिंग। गुजरात की तरफ बढ़ रहा
बिपरजॉय चक्रवात अब पोरबंदर से महज 320 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है और इसका असर भी अब तटीय इलाकों में दिखने लगा है, और जिसके चलते प्रधानमंत्री ने भी संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की है। मौसम विभाग के मुताबिक इसका असर आज रात से ही दिखना शुरू हो जाएगा। गुजरात सरकार ने बिपरजॉय चक्रवात के खतरे को देखते हुए राज्य के 7 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है और जिलों का प्रभार 9 मंत्रियों को सौंपा गया है, जो आज से ही सौंपे गए जिलों में मौजूद रहेंगे। तमाम निचले इलाकों और तटीय इलाकों से लोगों को स्थानांतरित कर सुरक्षित स्थानों पर भी ले जाया जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। जिस तरह से चक्रवात आगे बढ़ रहा है, ऐसे में कच्छ के जखौ, मांडवी या फिर कराची के बीच में ये लैंडफॉल करेगा और इसके लैंडफॉल करने के दौरान में बहुत विनाशकारी चीजें, तेज हवाएं, तेज बारिश भी आ सकती है और इसीलिए प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी पर है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय ने तीव्रता पकड़ी है और इसका भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के जितने भी तटीय इलाके हैं वहाँ पर इस तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है और आंधी तूफान जैसे हालात बिल्कुल बन चुके हैं। मौसम विभाग ने पहले जताया था कि अरब सागर पे लो प्रेशर एक बेल्ट बनेगा और ये लो प्रेशर बेल्ट जो है एक चक्रवर्ती तूफान में तब्दील हो जाएगा और उसी का असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तस्वीरें मुंबई के जुहू बीच की है। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से समंदर में काफ़ी ऊंचे लहरें उठ रही है, क्योंकि मुंबई शहर भी समंदर के पास बसा हुआ है और ये तस्वीरें जो है वो अरब सागर की है। इस 3 से 4 दिन के दौरान मछुआरों को हिदायत दी गई है कि वो समंदर में ना जाए और पर्यटकों से भी कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा जो है वो स्वयं को प्राथमिकता दे और ज़रूरत पड़े तो ही समंदर में जाए। समंदर में जाने से पूरी तरीके से परहेज करें। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए बच्चों का धन परिवर्तन कराने वाले मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस ने रायगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स का नाम है शहनवाज खान उर्फ बद्दो। आपको बता दें कि यह गाजियाबाद में एक मौलाना के साथ मिलकर बच्चों का धन परिवर्तन कराता था। खास तौर पर आपको बता दें कि एक पिता ने शिकायत की गाजियाबाद पुलिस को कि उसके 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों का धन परिवर्तन कराया गया है शहनवाज और उस मौलवी अब्दुल के द्वारा। जिस तरह से बातें पुलिस से और उसके बेटे से पूछताछ में आई कि पहले स्टेप में बच्चे के साथ ऑनलाइन गेम खिलाया जाता था, दूसरे स्टेप में बच्चे से ऐप के जरिए चैटिंग करवाई जाती थी। शहनवाज की गिरफ्तारी गाजियाबाद पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद हुई है। अब उसे गाजियाबाद लाया जाएगा जहां उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर उसने कितने बच्चों को टारगेट किया था और उसकी गैंग में ऐसे कितने लोग शामिल हैं जो धन परिवर्तन करवाते हैं। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के केंद्र सरकार बेहद सख्त 3 तरह के गेम को बैन करने की तैयारी में। भारत में कुछ गेम्स का गेम ओवर होने वाला है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में 3 तरह के गेम को पूरी तरह से बैन करने की तैयारी कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धन परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। सरकार ने उन गेम्स को भारत में बैन करेगी जिनमें सट्टेबाजी शामिल है या यूजर्स के लिए हानिकारक हो सकते हैं या फिर जिनमें लत लगने का खतरा शामिल होगा। अगर किसी गेम में इनमें से कोई भी कारण पाया गया तो उन्हें बैन कर दिया जाएगा। आपको बता दें, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धन परिवर्तन का भी मामला सामने आया था। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है, 80 हटाओ और बीजेपी हटाओ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार प्रदेश में बड़ा अभियान चलाकर बीजेपी हटाओ नारे के साथ पूरी ताकत लगा रहे हैं। अखिलेश ने जारी किए बयान में कहा है कि आज जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध को खुली छूट दी गई है। अब तक के कार्यकाल में सारा काम सिर्फ कागजों पर ही हुआ है, बाकी हर जगह बदहाली है। खास बात ये भी है कि बीजेपी की तरफ से भी लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने का दम भरा जा रहा है और उसी हिसाब से कामकाज भी शुरू किया गया है। कोशिश की जा रही है कि नए नारे और अभियान से पार्टी को मजबूत किया जाए। जातीय स्थानीय समीकरण पर भी खास फोकस किया जा रहा है। इसके पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नया नारा दिया था, जिसमें कहा गया है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हरियाणा की राजनीति में उचाना सीट को लेकर जो विवाद पैदा हुआ था, जिसमें हरियाणा भाजपा के इंचार्ज विप्लव देव ने साफ कह दिया था कि जो उचाना सीट है वो प्रेमलता को दी जाएगी और इसके बाद जेजेपी और
भाजपा में खटास पैदा होती चलेगी और आए दिन कोई ना कोई बयानबाजी हो रही है। और यही कारण है कि कल जिस तरह से चौधरी बरिंदर सिंह ने 7 विधायकों को तोड़े जाने का दावा कर दिया था और उसके बाद चौधरी अजय चौटाला जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा कि उनका एक विधायक भी तोड़कर दिखाएं। फिलहाल जेजेपी ने भी अपने विधायकों की अहम बैठक बुला ली है और उसी में सभी जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं और वहीं पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं और जेजेपी के प्रेसिडेंट भी वहां पर मौजूद हैं और सभी के सभी पदाधिकारी आने वाले समय के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। रविवार पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही सरगर्मियां तेज हो चुकी है। उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में अभिषेक बनर्जी ने जनसंपर्क यात्रा के दौरान वहां पे ठाकुरबाड़ी में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे मथुआ समाज के जो मंदिर है वहां पे दर्शन करने जा रहे थे, तभी केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने उन्हें वहां जाने से रोका और इसी के बीच में टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और करीबन वहां पे दर्जन से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं घायल हुए हैं और दर्जन से ज्यादा जो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दोनों पार्टियों के बीच बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते रहे। अंततः अभिषेक बनर्जी को ठाकुरबाड़ी वहां जाने से रोक दिया गया है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ हिंसा देखी जा रही है तो दूसरी तरफ मथुआ समाज को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। राजस्थान में चुनाव की तारीखों के नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों में नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले बीजेपी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया शामिल हुए थे और आज बीजेपी में कांग्रेस से 4 छोड़कर 4 बड़े नेता और शामिल हुए हैं। सभी राजनीतिक दल लगातार यह दावा कर रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे कई और बड़े नेता उनके खेमे में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल तो यही देखना है कि किस तरह का आश्वासन एक दल से दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले इन नेताओं को पार्टी द्वारा दिया जाता है और आने वाले दिनों में उनके राजनीतिक भविष्य किस तरह का नजर आएगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द अमेरिका दौरे पर होंगे और उनकी इस यूएस ट्रिप के मद्देनजर यूएस में पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। वहां के लोगों में खासा क्रेज नजर आ रहा है और अब अमेरिका में मोदी की थाली पॉपुलर हो रही है जिसमें पकवानों के साथ साथ चाय को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार विदेश दौरे के लिए निकलने वाले हैं। इस बार उनके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में डिनर के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री के यूएस आने की खुशी में एक रेस्टोरेंट ऑनर ने स्पेशल मोदी जी थाली लॉन्च की है जिसमें खाने के साथ साथ कस्टमर्स को चाय भी परोसी गई है। स्पेशल थाली से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रेस्टोरेंट के मालिक कुलकर्णी ने मोदी जी थाली के बारे में जानकारी देते हुए बताया है इस थाली में पूरे भारत के खास डिश को शामिल किया गया है जैसे खिचड़ी, रसगुल्ला, सरसों का साग, कश्मीरी दम आलू, इडली, ढोकला, छाछ, पापड़। रेस्टोरेंट के मालिक ने ये भी कहा है कि कई लोग पहले ही विशेष थाली का स्वाद चख चुके हैं और खास समुदाय को ये थाली बेहद पसंद आ रही है। तो अमेरिका दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस दौरा जो है वो वहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ा रहा है और वो इस मोदी थाली के माध्यम से देखा जा सकता है। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लगातार ड्रोन के माध्यम से नशीला सामान भेजने का काम कर रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है जिससे बीएसएफ को बहुत फायदा पहुंच रहा है। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक इस साल जनवरी से अप्रैल तक में बीएसएफ ने 20 ड्रोन गिराने में कामयाबी पाई है। वहीं करीब 50 किलो हेरोइन भी पकड़ी गई। अप्रैल महीने से सबसे अधिक नशीली सामान अमृतसर जिले की बॉर्डर क्षेत्र में ड्रोन की ओर से भेजा गया था। 4 अप्रैल को एक ड्रोन धनवा कला में 1 किलो हेरोइन के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिया। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक भारतीय सीमा क्षेत्र में जो एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है वो पाकिस्तानी नशा तस्करों पर नकेल कसने में सफल रहा है। अगर यह सिस्टम सारी बॉर्डर बेल्ट में लगा दिया जाए तो नशा तस्करी पूरी तरह से रुक जाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। डीआरआई की टीम ने एक बार फिर पटना जंक्शन के पास 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 12.5 किलो सोने की ईंटें बरामद की हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है।
डीआरआई की टीम को सूचना मिली थी कि 2 तस्कर जो बांग्लादेश से सोने की ईंट लेकर आए थे वहां से कलकत्ता पहुंचे और कोलकाता से दानापुर हावड़ा पकड़ के पटना जंक्शन आए थे। यहां से उन्हें दिल्ली जाना था, लेकिन डीआरआई के पास इसकी पक्की सूचना थी और उसके बाद पटना जंक्शन पर ही इन दोनों को दबोच लिया गया। सोने की ईंटों को इन लोगों ने अपने कपड़ों में छुपा कर रखा था। डीआरआई की टीम की माने तो ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जिनका नेटवर्क न सिर्फ इंडिया बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और सूडान तक जुड़ा हुआ है। डीआरआई के सूत्रों के अनुसार ये नेटवर्क एक लंबे समय से सोना तस्करी में जुड़ा हुआ है और इसका बर्मा, थाईलैंड और म्यांमार के रास्ते और बांग्लादेश पहुंचता है। उसके बाद बिहार आता है और बिहार के रास्ते ये मुंबई और फिर दिल्ली जाता है। फिलहाल इस पूरे नेटवर्क को तलाशने में डीआरआई की टीम जुटी हुई है। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। हिमाचल में मौसम और बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए उत्तर भारत से ज़्यादातर सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं और यही कारण है कि सैलानियों के लिए सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बना हुआ है अटल टनल, जो 13,058 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे पर है। और उसी को देखने के लिए बेशक सैलानी मनाली जा रहे हैं, लेकिन अटल टनल को देखने के लिए भी जो सैलानी हैं उन्होंने रोहतांग दर्रे का रुख किया हुआ है। और पिछले 38 दिनों में 9.5 लाख के करीब जो सैलानी हैं इस जो अटल टनल है उसके चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल के दोनों हिस्सों को देख चुके हैं। और पिछले महीने जून में ही 7 लाख सैलानी इस अटल टनल को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल, न्यूज़ 24, चंडीगढ़।